दोस्तों अभी हाल ही में जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड का कोर्ट केस चल रहा था। तभी कोर्ट के बीच में जॉनी डेप के साइकेट्रिस्ट की एंट्री होती है और वो जज को ये बताते हैं कि एम्बर हर्ड एक नार्सिसिस्ट है और वो इस नार्सिसिज्म के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी है, जिससे कि वो एक राक्षस की तरह अपने आसपास रहने वाले लोगों को जीते जी खत्म करने की कोशिश करती है और अपने इस नार्सिसिज्म के चलते वो किसी भी हद तक के एक्सट्रीम लेवल के एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटती। और इस बात की सच्चाई जॉनी को भी एम्बर के साथ 5 साल तक लव रिलेशनशिप में रहने की बात पता चली। मगर जब तक जॉनी ये पता लगा पाता है कि एम्बर एक नार्सिसिस्ट है, तब तक एम्बर ने जॉनी की पूरी जिंदगी को एक राक्षस की तरह तहस नहस कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये नार्सिसिज्म किस बला का नाम है और क्या ऐसे लोग सच में हमारे आसपास रहते हैं, और अगर रहते हैं तो हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं और हम खुद को ऐसे राक्षसों से कैसे बचा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में 4 स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में कुछ भी जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये होता क्या है। तो इस चीज की शुरुआत ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार तब हुई जब एक नार्सिसिस्ट नाम का एक हैंडसम लड़का जंगल में शिकार किया करता था। वो इतना ज्यादा हैंडसम था कि सारे लोग उसे अपना बनाना चाहते थे, इसलिए कई सारी लड़कियों ने उसके सामने अपना प्यार का इजहार भी किया था। लेकिन उसने सबके प्यार को ठुकरा दिया था क्योंकि वो काफी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड था। फिर एक दिन जब नार्सिसिस्ट एक झील के पास पानी पीने के लिए पहुंचा, तब उसने पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देखा, जिसके बाद उसके होश ही उड़ गए क्योंकि वो इतना ज्यादा सुंदर था कि उसे खुद से ही प्यार हो गया। लेकिन जैसे ही वो खुद के रिफ्लेक्शन को छूने के लिए पानी को हाथ लगाता था कि उसके रिफ्लेक्शन धुंधली हो जाती थी और वो अपने खुद के रिफ्लेक्शन को देखने में इतना खो गया कि वो कई दिनों तक बिना हिले डुले वहीं पर बैठा रहा और अपने आप को देखता रहा, जिसकी वजह से वो कमजोर हो गया और फिर एक दिन वो उसी झील में गिर गया। और क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं था, इसी वजह से उसकी उसी झील में डूबकर मौत हो गई। तब से लेकर आज तक किसी भी इंसान को जब एक्सट्रीम लेवल का सेल्फ लव हो जाता है, तब उसे एनपीडी यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। वहीं अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो 1968 में हेनिस कोथ, जो कि एक ऑस्ट्रियन साइको एनालिसिस्ट है, उन्होंने एनपीडी को डिफाइन करते हुए ये कहा है कि एनपीडी एक ऐसी पर्सनालिटी कंडीशन है जहां एक व्यक्ति ओवर सेल्फ इंपोर्टेंस की भावना से भर जाता है, जिससे होता कुछ ये है कि इस तरह के व्यक्ति को अपने से ज्यादा खूबसूरत, अपने से ज्यादा बुद्धिमान, श्रेष्ठ और ज्ञानी कोई और नजर ही नहीं आता, क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि लोग उनकी और उनकी ही तारीफ करें। लेकिन साथ में ऐसे लोगों के अंदर लो सेल्फ एस्टीम एंड लेक ऑफ एम्पैथी भी देखा गया है, यानी कि जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं वो असल में अंदर से बहुत ही इनसिक्योर होते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट इस तरीके से करते हैं जिससे कि वो बहुत ही खूबसूरत, कॉन्फिडेंट एंड चार्मिंग लगे, ताकि लोग उनके अंदर मौजूद खालीपन को देख ना पाए। इसलिए ऐसे लोग अपने आसपास रहने वाले लोगों को एक राक्षस की तरह कहा जाते हैं। जैसे कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का एक अच्छा एग्जांपल हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है, जिसमें दुर्योधन, जो हमेशा से ही एक नार्सिसिस्टिक इंसान होता है, जो हमेशा से अपने आप को महाज्ञानी, सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ बताते हुए हस्तिनापुर का अगला उत्तराधिकारी मानता था। हालांकि सब ये जानते थे कि पांडव दुर्योधन से हर बात में आगे है, मगर दुर्योधन कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसलिए जब उसे पता चला कि हस्तिनापुर का अगला राजा उसे नहीं बल्कि युधिष्ठिर को बनाया जा रहा है, तब उसके मन की कुंठा बदले की आग में बदल गई और उसने अपने इसी बिहेवियर के चलते पांडवों की इंसल्ट की, उनकी पत्नी और माता का भी अपमान किया और तो और पांडवों को जमीन का एक भी कतरा देने से भी इनकार कर दिया। और यही नहीं बल्कि कई बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश भी की, ताकि फ्यूचर में वो अपने राजगद्दी को खो न दे। और जब वो इसमें भी सफल नहीं हुआ तो उसने पांडवों को खांडव प्रश्न में जाकर रहने के लिए कहा, जो जमीन के एक टुकड़े से ज्यादा और कुछ नहीं था। लेकिन जब पांडवों ने इसमें भी अपना साम्राज्य खड़ा करके खुशी खुशी रहने लगे, तब दुर्योधन को इससे भी जलन होने लगी और धोखे से उसने उनका ये सब कुछ भी छीन लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में दुर्योधन ने न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे कुल का भी नाश करवा दिया। हालांकि उसकी बर्बादी के पीछे और भी कई कारण थे, मगर इस बात को हम झुटला नहीं सकते हैं कि दुर्योधन की नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ने इस बर्बादी में एक अहम रोल निभाया था। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर हम ऐसे लोग जिन्हें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो इस पर द अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन DSM-5, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर काम करती है, उनका ये कहना है कि ऐसे इंसान जिन्हें ये डिसऑर्डर होती है, उनके बिहेवियर में आपको इन 9 में से 5 चीजें जरूर देखने को मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस
एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर या अपने किसी फैमिली मेंबर के ऊपर करके जरूर देखिए और इसमें आपको 9 में से कितने नंबर मिलते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इससे मैं और आप ये दोनों ये जान पाएंगे कि क्या आप या आपके आसपास रहने वाले लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार है या नहीं। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से नोटिस कीजिएगा। तो अब पहली चीज हमें ये देखने को मिलेगी कि ऐसे लोग अपने सेल्फ इम्पोर्टेंस के लिए ऑब्सेस रहते हैं और उनके अंदर एम्पैथी की कमी होती है। इसलिए अगर गलती से आप उनके सामने बैठकर रो भी रहे होते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपको चुप कराने के बजाय आपको और ज्यादा खरी खोटी सुनाएंगे। भले ही गलती उनकी ही क्यों ना हो, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से बेहतर मानते हैं। वहीं दूसरा, ऐसे लोगों को हमेशा ये लगता है कि ये लोग सबसे खूबसूरत, बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ है। वहीं तीसरा, ऐसे लोग ये मानते हैं कि वो बहुत ही स्पेशल है और उन्हें वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे कि वो कोई राजा महाराजा हो। वहीं फोर्थ क्वालिटी आपको ये देखने को मिलेगी कि ऐसे लोग हमेशा ये चाहते हैं कि लोग उन्हें हमेशा एडमायर करते रहे। साथ ही इनका बिहेवियर बहुत ही कंट्रोलिंग होता है, यानी कि वो दूसरों को अपनी मर्जी से अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं, मतलब कि सबको उनके हिसाब से ही जिंदगी जीनी चाहिए। वहीं पांचवा, ऐसे लोग हर चीज पे अपना अधिकार चाहते हैं, मतलब कि ऐसे लोग अगर कभी भी आपकी छोटी सी मदद करते हैं तो वो आपको हमेशा ये रियलाइज करवाएंगे कि आपकी जिंदगी कैसे उनके एहसानों की मोहताज है। वहीं सिक्स क्वालिटी आपको ये देखने को मिलेगी कि नार्सिसिस्टिक लोग अपनी बातों से कभी भी मुकर जाते हैं और लोगों को मैनिपुलेट करने में ऐसे लोग माहिर होते हैं और तो और ऐसे लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते। वहीं ये लोग बात बात पे झूठ बोलने में भी माहिर होते हैं। सातवां, ऐसे लोग कभी भी किसी की फीलिंग को नहीं समझते, साथ ही वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि छोटी छोटी बातें भी उनको बहुत बुरी लग जाती है और वो तुरंत गुस्सा करने लगते हैं। और आठवां, ऐसे लोग हमेशा उन लोगों से जलन की भावना रखते हैं जिनसे उन्हें डर होता है कि वो कहीं उनसे आगे ना निकल जाए। और लास्ट में, ऐसे लोग हमेशा एक्सट्रीम एरोगेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया की सारी अच्छी चीजें वही खुद डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, आपने जिस इंसान को ध्यान में रखकर इन क्वालिटी को नोट डाउन किया था उनमें आपको इन 9 में से कितनी क्वालिटी मिली, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर आपको इन 9 में से 5 क्वालिटी भी मिल रही है तो तुरंत समझ जाना कि वो इंसान एक नार्सिसिस्टिक है, क्योंकि ऐसे ही कुछ क्वालिटी को साइकियाट्रिस्ट ने एम्बर हर्ड में भी पाई थी, जो भले ही पहली मुलाकात में आपको दिखने में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला लगे, मगर फिर भी उनके खुद के माता पिता का ये कहना था कि एम्बर शुरुआत के दिनों से ही लोगों का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटती थी। साथ ही वो जो चीजें चाहती है उसे पाने के लिए वो किसी को भी हर्ट कर सकती है और वो बचपन से ही एक कंट्रोलिंग बिहेवियर वाली इंसान है, जिसकी वजह से ही उसने धीरे धीरे अपने ही पति के एक सुपर सक्सेसफुल करियर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो अब जब हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है तो अब हमारे मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। लेकिन दोस्तों, इसे सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इस प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है। तो अगर हम साइंटिफिक डेटा की माने तो दरअसल साइंस का ये कहना है कि एनपीडी इन 3 फैक्टरों की वजह से होती है, जिसमें फर्स्ट है एनवायरमेंट, मतलब कि जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से बार बार अपने लिए क्रिटिसिज्म सुनता है, अपमान सुनता है, तो ऐसे बच्चों की साइकोलॉजी पर इसका गहरा असर होता है जो आगे चलकर एनपीडी को जन्म देता है। सेकंड जेनेटिक्स, मतलब कि ऐसा देखा गया है कि कई बार अगर पेरेंट्स एनपीडी के शिकार होते हैं तो उनके बच्चे में भी आगे चलकर एनपीडी की प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं थर्ड रीजन है न्यूरोबायोलॉजी, मतलब कि जब आपके ब्रेन सेल को आपके बिहेवियर एंड थिंकिंग के बीच कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम होने लगती है, तब इस कंडीशन में आपको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकती है, जिसका सटीक प्रमाण देते हुए डॉक्टर मर्फी ये बताते हैं कि जब एडोल्फ हिटलर छोटे थे तब उसके पिताजी उसे मारा पीटा करते थे और अपने पिता के इस अब्यूसिव बिहेवियर की वजह से ही हिटलर अपने पिता से नफरत करने लगे थे, जिसकी वजह से समय के साथ साथ उनके अंदर एम्पैथी पूरी तरह से खत्म हो गई। और क्योंकि हिटलर के पिताजी भी एक वायलेंट बिहेवियर वाले इंसान थे, इसलिए आगे चलकर हिटलर ने भी वही रास्ता अपनाया और अपने अंदर पल रहे ज्यूज के लिए नफरत को उन्होंने फिर वायलेंस के सहारे शांत किया, जिससे कि लाखों मासूम लोग मारे गए, जिसका सबसे बड़ा कारण हिटलर की नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को माना जाता है, जिसने एक राक्षस की तरह लाखों लोगों की जिंदगी को तबाह करके रख दिया था। तो दोस्तों, ये तो था एनपीडी का रूट कॉज, मगर आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, अगर हम इस साइंस की माने तो साइंस के अकॉर्डिंग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कोई भी क्योर मौजूद नहीं है। हालांकि साइकोलॉजिस्ट टॉक थेरेपी सजेस्ट जरूर करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को साइंस की मदद से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो इस प्रॉब्लम में आपकी मदद कर सके। मगर हाँ, हम इनके साथ डेली लाइफ में डील जरूर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी लाइफ में आपका दोस्त, आपके घर वाले या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड एक नार्सिसिस्ट है
तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि आप उनसे दूर हो जाओ, लीव देम अलोन। क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोग अपने आप को तब तक चेंज करने की कोशिश नहीं करते जब तक उन्हें खुद ये नहीं लगने लगता कि उनका ये बिहेवियर उनके लिए ही नुकसानदायक है। इसलिए सबसे बढ़िया यही होगा कि जब आपको ये रियलाइज हो कि आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो उनसे तुरंत ही दूर हो जाओ, लीव देम अलोन। लेकिन ये सॉल्यूशन हम में से बहुतों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि नार्सिसिस्टिक लोग हमारे घर या ऑफिस में ही हो और हम उनसे चाह कर भी कभी दूर नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि हम अपने और नार्सिसिस्टिक इंसान के बीच एक बाउंड्री सेट कर ले। इससे ऐसे लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और साथ ही आप अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको खुद से ये प्रॉमिस करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको किसी भी नार्सिसिस्टिक इंसान से कोई भी बहसबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे लोगों को बहस में हराने की कोशिश करना बेवकूफी होती है। इसलिए अगर आप ऐसे लोगों के साथ बहस करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो ऐसे लोग तुरंत ही दूसरों से वैलिडेशन लेने के लिए चले जाएंगे, जिसे ग्रे रॉक टेक्निक भी कहा जाता है। यानी कि आप एक पत्थर के जैसे बन जाओ, क्योंकि नार्सिसिस्टिक इंसान की ये आदत होती है कि जब वो आपसे आर्गुमेंट करते हैं और आप उनको उल्टा जवाब देते हो कि तुरंत ही वो और भी ज्यादा हाइपर हो जाते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपनी ईगो को नीचे गिरता हुआ कभी नहीं देख सकते। इसलिए वो लड़ाई के बीच में प्रेजेंट आर्गुमेंट में भी पास्ट की बातों को भी वापस लेकर आते हैं और सारा ब्लेम आप पर ही डाल देते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया चीज यही होगी कि ऐसे लोगों के मुंह ही ना लगा जाए, क्योंकि जितना आप ऐसे लोगों को इग्नोर करते हो वो उतना ही जल्दी आपका पीछा छोड़ देंगे। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा लोग मौजूद हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।